जय हिंद। आज का यह क्लास होने वाला है एसएससी जीडी वालों के लिए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके 23 फरवरी के एग्जाम में आ सकता है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं वीवीआई एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक दो प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये वाला सवाल आपकी एसएससी जीडी में 2 बार पूछा जा चुका सवाल है। यह वीवीआई नोट कर लीजिएगा। यह आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि 23 फरवरी के एग्जाम में आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। या पूछ दे 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 15 जनवरी को हम लोग भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं, जो कि एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आता है। आईटीबीपी, आर्मी, सीआरपीएफ, ये सब दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे में ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। कभी कभी पूछ देता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट एक और सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। यहाँ पर जो भी इधर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इधर 7 क्वेश्चन बताए हैं। 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से हम एक बार क्लियर कर देते हैं। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पहले क्लियर कर लीजिए। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपका क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो थल सेना दिवस मनाते हैं, यानी भारतीय सेना दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड प्रश्न, एकदम आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सा संविधान का जो अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विवाद से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान का अनुच्छेद है जो संघ और राज्य के बीच जो विवाद होता है उससे संबंधित है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछूंगा। संविधान से संबंधित अगर मैं कहूं कि आपके एसएससी जीडी में 4-5 प्रश्न पूछे, तो यह बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में संविधान
संविधान से संबंधित 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो प्रश्न बताएंगे आप उसे अच्छे से देख लेंगे। देखिए मैं आपको इतना बता दूंगा, मान लीजिए ये सवाल ना पूछेगा, जो मैं बता दूंगा वो सवाल उसमें से आएगा। ठीक है, मतलब देखिए इससे रिलेटेड जो आपको संबंधित प्रश्न बता रहे हैं आप उसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो संघ और राज्य के बीच विवाद से संबंधित है, तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 से आपका संघ और राज्यों के बीच के विवाद से संबंधित है। अब यहाँ पर पूछ देगा, जैसे में कभी कभी पूछ लेता है, संविधान सभा जो हुआ था, जो संविधान बनाने में मीटिंग हुआ था, उस सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। आप इस बात को याद रखिएगा, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद जो 370 है यह किससे संबंधित है, ये वाला सवाल है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपके एग्जाम में ज्यादा चांस बन रहा है कि ये वाला सवाल पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे नरेंद्र मोदी ने लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में पूछता है अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद जैसे में आपके एग्जाम में पूछ देगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, आपका ऑप्शन नीचे रहेगा भारत राज्यों का संघ है, आपको उसको सही करना है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न देने वाले हैं जो कि इस बार के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो इस बार का एग्जाम एसएससी जीडी का आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, इस बार का वर्दी आपके नाम होने वाला है। ठीक है, बस मेहनत कीजिए। आपका एग्जाम डेट 23 फरवरी का हो गया है, आपका एग्जाम डेट पहले ही निकाल दिया गया। 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है एसएससी जीडी का, तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आज से मेहनत करने लग जाइए। ठीक है, चलिए जो भी हो टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सब दीजिएगा तो ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट बनने का संभावना रहता है। ठीक है, तो चलिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। ठीक है, तो ये आपका नीलगिरी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। और नीलगिरी आपका कहाँ में है, उत्तराखंड में है। नीलगिरी आपका कहाँ में है, उत्तराखंड में। और नीलगिरी का स्थापना मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका स्थापना कब हुआ था, मतलब पहला जैव आरक्षण क्षेत्र कहाँ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो नीलगिरी में उत्तराखंड में यह स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। और यह कहाँ कहाँ आ जाता है, तो यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र में ये आपका पड़ता है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो जाता है। नंदा देवी आपका कहाँ में हो जाता है, उत्तराखंड में हो जाता है। सुंदरवन आपका कहाँ में हो जाता है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। कभी कभी पूछ देता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो उत्तराखंड में। सुंदरवन आपका कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। आप ये सबको याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न। ये वाला प्रश्न आप वीवीआई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस घटना के बाद इसे वापस कर लिया गया था। मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब ऐसा कौन सा घटना हो गया कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया, तो चौरा चौरी कांड हो गया था। क्या हो गया था, चौरा चौरी कांड हो गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हो गया था। याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हो गया था। यह आपका उत्तर प्रदेश में, यह आपका कहाँ में है, उत्तर प्रदेश में है, जिसमें आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक एक जगह पर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। जब आंदोलन किया जा रहा था, महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, उसके पीछे जो आदमी चल रहा था वो 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। तब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस आंदोलन के बाद इसे वापस कर लिया गया, मतलब असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो ये चौरा चौरी जब कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन को
को बंद कर दिया गया था। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका मेन कहा जाता है कि अंग्रेजों का प्रधान कौन था, तो जनरल डायर था, जो अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, अमृतसर के जाले जो आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग है वहां पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, ये सब आपके एसएससी जीडी के लिए एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और लगभग 1968 ईस्वी के आसपास। और प्रति व्यक्ति का आय लगाए थे 20 रुपया, लगभग 20 रुपया प्रति व्यक्ति का आय लगाए थे, कि सभी व्यक्ति का आय मतलब जो भी प्रति व्यक्ति का आय हो रहा है वह 20 रुपया हो रहा है 1968 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपका 6 नंबर सवाल है जो कि आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना से एक दो सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और अभी तक आप लोग हमारे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी आपका क्लास होता है सबसे पहले आपको बताया जाता है, मतलब सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हाँ सर का क्लास हो रहा है, एवं जो भी पीडीएफ डाला जाता है सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि लास्ट में मैसेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो 23 फरवरी के दिन आधा से ज्यादा प्रश्न हूबहू सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब क्लास समाप्त हो जाए। अच्छा, इसका करवाएं कि नहीं, अच्छा आंसर नहीं करवाएं इसका ना। ठीक है, देखिए किस पंचवर्षीय योजना को महानोलोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है, तो देखिए ये जो महानोवोलिस मॉडल है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें उद्योग था उसको बढ़ावा देने के लिए दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, जो कि 1956 से 1961, 1956 से 61 दूसरा पंचवर्षीय योजना था। पहला था आ, पहला था पहला हाँ पहला 1951 से 1956 था। पहला कब था, 1951 से 56 था, ये याद रखिएगा। भारत का कभी कभी पूछ देता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था, तो 1951 से 1956 था। दूसरा कब था, 1956 से 1961 था। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब था, तो 5-5 साल बढ़ाते जाइएगा तो आपका तीसरी हो जाएगा। इसमें पहला में हुआ था कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया था वह कृषि को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का इस चैनल पर आपको क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को एक बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बड़ा भाई मानकर, क्योंकि हम आपको रोजाना ऐसे सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न देंगे जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो एक मानिए कि आपका रिवीजन भी यहाँ से होगा, आप अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिएगा तो इस बार का रिजल्ट आपका ही होगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, हम तो आपके पीछे खड़ा ही है आपका बड़ा भाई मानकर। कौन कौन मुझे अपना बड़ा भाई की तरह मानता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे लग रहा है कि आप मेरा बड़ा भाई हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, हम आपको अपना ही मानते हैं। ठीक है ना, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपको ऐसे सिलेक्टेड वीवीआई प्रश्न देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, तो देखिए निम्न में कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित 20 प्रश्न पूछा जाता है। जीके जीएस से कितना प्रश्न है, 20 प्रश्न। तो ये वाला जीएस से है, मतलब साइंस से प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका हिंदी का करवा देंगे, हिंदी का 20 प्रश्न करवा देंगे। उसके बाद रीजनिंग का 20 प्रश्न करवा देंगे। सारा आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब तक आपका बड़ा भाई साथ है आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लीजिएगा। तो विटामिन जो B12 है वो आपका जल में नहीं घुलता है, जैसे विटामिन बी जो है जल में घुल जाएगा। विटामिन डी पूछता है कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी आपका कहाँ से प्राप्त होता है, सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी को हम लोग
लिए सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के में होता है? मतलब जो भारत में सबसे पहले भारत में वित्तीय राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो वो आपका मुंबई में है। भारत का वित्तीय राजधानी आपका कहाँ है? मुंबई है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में वित्त आयोग का जो गठन होता है वह कितना वर्षों पर होता है? तो वित्त आयोग का गठन आपका 5 वर्षों पर होता है। कितना वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर आपका वित्त आयोग का गठन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये वाला सवाल आपके एसएससी जीडी में 2 बार पूछा जा चुका है। यह एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, कह सकते हैं एकदम आने वाला प्रश्न है। यह आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में पड़ता है। साइलेंट वैली आपका कहाँ में पड़ता है? केरल में पड़ता है। आप इसको याद रखिएगा, साइलेंट वैली कहाँ में पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और बार बार आपको कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना बड़ा भाई मानिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके हरदम साथ में रहेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सा है? मतलब पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? आपको भी पता है तो आप लोग भी इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए, डबल फायदा आपको होगा। कैसे? क्योंकि देखिए पहले से तो आपको पता है और कमेंट में जवाब देंगे तो ज्यादा आपका याद होगा। ठीक है ना? तो जो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपको आ रहा है भाई साहब, आप लोग उसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है वो आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? तो नाइट्रोजन का एन होता है। अगर नाइट्रोजन गैस पूछ देगा तो N2 होता है, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग कितना पाया जाता है? 78% यह वायुमंडल में आपका पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, जो कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, मतलब CO2 होता है, वह वायुमंडल में 0.003% लगभग यह वायुमंडल में आपका पाया जाता है। ये तीनों गैस के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछ देता है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का खोज जेम्स प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिस्टले ने आपका ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो जेम्स प्रिस्टले ने आपका ऑक्सीजन का खोज किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। 11 नंबर सवाल है जो कि एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड प्रश्न है कि ऐसा कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? ये 4 ऑप्शन आपका 4 नदी का नाम दिया है। ये 4 नदी में से बताना है कि ऐसा कौन सा नदी है जो आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। जैसे में महानदी आपका उड़ीसा टाइप का हो जाता है। ये जो आपका नर्मदा नदी है यह आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। महानदी आपका कहाँ में है? ओडिशा में है। ओडिशा में आपका कौन सा नदी है? महानदी है। और इसी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। गोदावरी नदी को हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से भी कभी कभी पूछ देता है कि बूढ़ी गंडक किसे कहा जाता है? तो बूढ़ी गंडक हम लोग गोदावरी को कहते हैं। या दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। क्लियर? यहां से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। 12 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बना? भारत का जो पहला समुद्र विरासत परिसर एक कहाँ बना? काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, तो याद रखिएगा ये आपका बना है लोथल में। ये आपका पुराने समय का जो लोथल है वहां पर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव किसने रखा था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर पूरी डेट हम लोग जान ले, अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहे तो जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942
ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था और इसी में महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने यही भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस बात को आप कंफर्म याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जो कि 1947 ईस्वी में बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू है जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि सन 1947 से अपना पद संभाले थे, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, किस सौर मंडल से भी आपकी एसएससी जीडी में एक सवाल बनता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में सौर मंडल से प्रश्न पूछूंगा, तो एसएससी जीडी का यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी जीडी का सौर मंडल से देख लीजिएगा। जैसे मैं अभी सौर मंडल से जो जो प्रश्न पूछा गया है वो अभी हम आपको सारा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार कहा जाता है। किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ये हम लोग किसको कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? शाम का तारा, सुबह का तारा, ये सब हम लोग जुड़वा, ये सब हम लोग किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का भाई, पृथ्वी का बहन हम लोग किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो आपका जुपिटर हो जाता है, यानी बृहस्पति हो जाता है। रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो हम लोग मार्स यानी मंगल ग्रह को कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सबसे स्मॉल प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो मरकरी यानी बुध को सबसे छोटा ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा आपका कोई सवाल नहीं पूछेगा। सौर मंडल में टोटल आपका 8 प्लेनेट है। सौर मंडल में टोटल कितना है? 8 ग्रह है, जिसमें सबसे 8वां ग्रह जो आपका होता है वह नेपच्यून हो जाता है, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं। और सबसे फर्स्ट ग्रह जो आपका पहला ग्रह है वो आपका मरकरी यानी बुध है। क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है जो 15 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान के 8वें अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? जो संविधान के 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? टोटल 22 भाषाओं को आपका मान्यता प्राप्त है 8वें अनुसूची के तहत, ठीक है। याद रखिएगा। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? तो यह आपका समुद्र तट पर दिखाया जाता है ब्लू झंडा। ब्लू झंडा कहाँ? तो समुद्र तट पर दिखाया जाता है या समुद्र। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया? मतलब अभी खोज हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार किस राज्य में पाया गया है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में मिला है। आप इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल किस जो राष्ट्र आपातकाल आपका 3 प्रकार का लगता है। एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक राजकीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो यह आपका लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, जो कि आपका राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है जो कि आपका कहाँ में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका 20 नंबर सवाल है कि भारत में योजना आयोग का किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 2015 ईस्वी में। उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग 20 क्वेश्चन जीके का क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे? हिंदी के 20 प्रश्न को देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि 20 में से आपने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। चलिए, जो कभी न मरे उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? आपको भी पता है। आप लोग ये पहला का जवाब दीजिए। सबसे पहला आप लोग हिंदी में आज आप लोग जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए,
आपका नदी कलकल करती हुई बह रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? नदी कलकल करती हुई बह रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, आप इसे याद रखिएगा। नदी कलकल करती हुई बह रही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। उपमा, उपमा नहीं, उपमा नहीं होगा ना, उपमा दूसरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिन काम करना। आप लोग को भी अब एग्जाम का टाइम आ गया है तो बहुत ही मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत कठिन काम करना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिन काम करना। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तत्सम का मतलब है हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं, तो तत्सम नहीं है ऐसा पूछ रहा है। तो तत्सम नहीं है, तो ये जो आपका कौन सा इसमें तत्सम नहीं है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर तत्सम नहीं है। ठीक है, ये सब आपका तत्सम नहीं है। चलिए, हम्म आपका 5 नंबर सवाल है कि वह इतना थक गया कि वह चल भी न सका। इस में वाक का प्रकार है, मतलब वह इतना थक गया कि चल भी न सका, इसमें कौन सा वाक का प्रकार है? तो यह भाववाचक है। यह क्या है? भाववाचक है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी फास्ट कर लेंगे। आपका टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ गया है, तो आप अपने से भी थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा घर पर। ठीक है, चलिए, पुस्तकें शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब है शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तो अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, पुस्तकें। तो ए आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको आसानी से देख लेंगे। राम द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? राम द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें आपका क्रमवाच्य है। कौन सा वाच्य है? क्रमवाच्य है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरों का भला करता है वह कौन, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो दूसरों का भला करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। तो आप लोग भी मुझे भला कर दीजिए एक चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट करके। ठीक है, तो जो दूसरों का भला करता है वह परोपकारी आदमी होता है। ठीक है, चलिए, अति वर्षा में बाढ़ आई, इसमें कौन सा कारक है? अति वर्षा में बाढ़ आई, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अधिकरण से, अधिकरण से मतलब अति वर्षा से मतलब अधिकरण से, ऐसे आपका पहचानने का ट्रिक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नीर शब्द का पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा आपको बताना है कि नीर का मतलब पानी होता है, तो जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, सलील हो जाएगा, लेकिन नीर का पर्यायवाची अग्नि नहीं होगा। पर्यायवाची का मतलब उसको हम और क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पर नहीं है तो उसको हम और क्या नहीं बोल सकते? तो अग्नि नहीं बोल सकते। ठीक है, सूरदास किस भाषा के, किस भक्ति शाखा के कवि थे? काफी इंपोर्टेंट है कि सूरदास आपका किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो आप देख लीजिएगा, यह आपका सगुन भाषा के थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर रामचरित हो गया, कभी कभी आपके एग्जाम में रामायण भी पूछ देता है, कभी कभी महाभारत भी पूछ देता है, इसका रचयिता कौन है? ठीक है, तो रामचरितमानस के रचयिता आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, वो आपका तुलसीदास जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कविता शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, कविता शब्द में आपका कौन सा समास है? तो वो आपका तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कविता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत प्रिय व्यक्ति। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, देश के लिए मर मिटने के लिए भाव क्या है? देश के लिए मर मिटने के लिए भाव क्या है? तो हास्य भाव है। कौन सा भाव है? हास्य भाव है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृपया, कृपया द्वार बंद करें, इसमें कौन सा वाक है? कृपया द्वार बंद करें, इसमें अज्ञात वाक है। ठीक है, चलिए,
वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, इसमें कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है, इसमें आपका भूतकाल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर आपका सवाल है, जिसका कोई अंत न हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसका कोई अंत न हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अटूट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रहीम किस काल के कवि है? रहीम किस काल के कवि थे? याद रखिएगा, रहीम आपका भक्ति काल के कवि है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है, जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या है? अदृश्य। जो चीज नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदृश्य बोलेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा रीजनिंग के प्रश्न को कर लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा हिंदी में कितना प्रश्न को आप लोग सही किए। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा रीजनिंग के भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल प्रश्न है, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, इससे थोड़ा टफ लेवल का आएगा। तो आप लोग इसका जवाब में दीजिएगा, पहला का क्या राइट आंसर होगा? तो 3 से 9 बढ़ रहा है, 3 से 9 तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, मतलब 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81 में 3 से गुना होगा तो 243 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ऐसा एक प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा एक प्रश्न आता है, मतलब देखिए ए है तो ए के बाद एक अल्फाबेट लेटर को छोड़ दिया गया, उसके बाद सी आ गया, फिर सी डी ई, मतलब एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर तीन, फिर चार, ऐसे छोड़ छोड़ के आपका छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? ओ के बाद ऐसे छोड़ेंगे और गिनेंगे तो आपका यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, 5 125, 5 का 125 हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है? 125 हो रहा है। तो 6 का क्या होगा? तो 5 का 125 है, मतलब 5 का क्यूब करा, उसी प्रकार से 6 का क्यूब कीजिएगा, 216 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि कैट कैट बराबर 24 तो डॉग बराबर क्या होगा? यदि आप अल्फाबेट के टोटल लेटर को गिनेंगे, जैसे में सी 3 नंबर पर आता है, ये आपका कितना 1 नंबर पर, और टी आपका 20 नंबर पर आता है। अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो 24, उसी प्रकार से डॉग को करेंगे तो डॉग आपका 4 नंबर पर आएगा। उसी प्रकार से अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो आपका 26 नंबर पर डॉग कितना 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विषम शब्द को आपको चुनना है। विषम को चुनना है तो देखिए वर्ग ऐसे इसमें 4 रेखा होता है, आयत में भी आपका 4 रेखा होता है, त्रिभुज में भी आपका रेखा होता है, लेकिन वृत्त में आपका रेखा नहीं होता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न आपको करवाएंगे रीजनिंग का भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बताने में क्या बोलते हैं, बताने में दिक्कत होता है। ठीक है, यदि साउथ को इस प्रकार से लिखा जाए, मतलब एस के बाद टी बढ़ा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से एन के बाद नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? तो नॉर्थ को हम लोग बढ़ाएंगे, एन के बाद क्या आएगा? जैसे में एस टी, एन के बाद क्या आएगा? एम एन ओ आएगा, एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा? पी ना, ओ के बाद ओ पी, पी आएगा, उसके बाद आर के बाद एस आएगा। ऐसे करके हम लोग बढ़ा बढ़ा कर उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर आपका होगा वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक अलग फॉर्मूला होता है कि घड़ी 3:15 पर घंटे में और मिनट की सुइयों के बीच कौन होगा, तो ये फार्मूला इसका अलग होता है। तो यहाँ पर फार्मूला तो याद नहीं है, थीटा बटा 360 है, ऐसे करके इसका फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आप इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या होता है? गुना होता है। माइनस का अर्थ क्या होता है? भागा, और और इस गुना का अर्थ क्या होता है? प्लस, और भागा का अर्थ माइनस। तो एक क्वेश्चन आपका दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 12 है और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ आपका गुना है, तो 12 गुना 6 हो जाएगा। गुना का अर्थ आपका क्या है? प्लस है, तो प्लस कर देंगे 2, और माइनस का अर्थ आपका क्या है? भागा है, तो भागा कर देंगे 3, और भागा का अर्थ आपका क्या है? भागा का अर्थ किधर गया? भागा का अर्थ माइनस है, तो माइनस से कर देंगे। इस प्रकार से आपका होगा। तो 12 गुना 6 करेंगे तो 72, प्लस में 2/3 और माइनस में 1। इस प्रकार से अगर आप इसका हल करते हैं 3, और जब इसका हल करते हैं अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।